भारत में वोट चोरी और मतदाता सूची की गड़बड़ी कोई नई बीमारी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के साथ दशकों से चल रहा खेल है। 1971 के पश्चिम बंगाल चुनाव में विपक्ष ने आरोप लगाया कि वामपंथी दलों ने संगठित तरीके से फर्जी वोटिंग कराई, जिसके चलते कई सीटों पर पुनर्मतदान कराना पड़ा। 1993 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आरोप लगा कि मतदाता सूची में गैर स्थानीय और फर्जी नाम जोड़े गए। विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक मिलीभगत बताया और चुनाव का बहिष्कार किया। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई कि मतदाता सूची में हजारों डुप्लीकेट नाम हैं, जिससे चुनाव आयोग को विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान चलाना पड़ा। 2015 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने पाया कि कई मतदाता दोनों राज्यों की सूची में दर्ज हैं और डुप्लीकेशन ड्राइव शुरू करनी पड़ी। 2018 में कर्नाटक के राजराजेश्वरी नगर में चुनाव से पहले एक फ्लैट में 9,746 वोटर आईडी कार्ड बरामद हुए, जिसके बाद वहां का चुनाव स्थगित करना पड़ा। इतिहास साफ कहता है कि वोट चोरी का मुद्दा किसी एक दल का नहीं, बल्कि चुनावी व्यवस्था की पुरानी बीमारी है। यही संदर्भ 8 अगस्त 2025 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को और अहम बनाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा वोट चोरी ऑपरेशन हुआ है और इसके पीछे सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है। राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई नया आइसोलेटेड घटना नहीं, बल्कि 3 बड़े मोर्चों पर सुनियोजित घोटाला है। कर्नाटक का महादेवपुरा केस, महाराष्ट्र में फर्जी वोटरों का मामला और बहुराज्य वोटर का नेटवर्क। उनका दावा था कि यह लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा वार है। पहला मोर्चा कर्नाटक का महादेवपुरा। राहुल गांधी का कहना था कि यहाँ 1,250 वोट चोरी हुए और यह चोरी 5 तरीके से हुई। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, एक ही पते पर कई वोटर, गलत फोटो और फॉर्म 6 के दुरुपयोग से। यह पैटर्न 2018 के राजराजेश्वरी नगर केस जैसा दिखता है, जहां हजारों वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद चुनाव स्थगित करना पड़ा था। दूसरा मोर्चा महाराष्ट्र। राहुल गांधी का दावा था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर 40 लाख फर्जी वोटर तैयार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी जांच के लिए जो सीसीटीवी फुटेज जरूरी था उसे नष्ट कर दिया गया और वोटर डाटा सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया गया। अगर यह आरोप साबित हुआ तो यह न केवल पारदर्शिता की हत्या है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर जनता के भरोसे को भी खत्म कर देता। तीसरा मोर्चा बहुराज्य वोटर। राहुल गांधी ने कहा कि कई लोग एक से अधिक राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज हैं, जिससे वे अलग अलग जगह वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने उनके दिए 2 उदाहरणों को गलत साबित कर दिया, जिससे इस दावे की नींव थोड़ी कमजोर पड़ी। यह मामला 2015 के तेलंगाना आंध्र केस की याद दिलाता है, जब ईसी ने खुद ऐसे नाम हटाने के लिए अभियान चलाया था। जहां राहुल गांधी के आरोप मजबूत लगते हैं, वह वजह है कि देश में पहले भी डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते और गलत फोटो वाले वोटर उजागर हुए हैं। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाना और सीसीटीवी फुटेज व वोटर डेटा सार्वजनिक करने की मांग लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जहां वे कमजोर पड़ते हैं वहां कारण है आरोपों के साथ स्वतंत्र और सत्यापित दस्तावेज तुरंत ना पेश करना, यूपी के उदाहरण का गलत निकलना और मिलीभगत जैसे शब्दों का बिना ठोस सबूत इस्तेमाल करना, जो इसे महज राजनीतिक बयान जैसा बना देता है। राहुल गांधी के पास 6 संवैधानिक और कानूनी हथियार हैं। नियम 20/3B के तहत नाम, पता और वोटर नंबर के साथ शपथ पत्र देकर इलेक्शन कमीशन को सबूत देना, लेकिन अगर आरोप झूठे निकले तो भारतीय न्याय संहिता के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में PIL डालना, ताकि स्वतंत्र ऑडिट और सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो। तीसरा, संसद की स्थायी समिति लॉ एंड जस्टिस में मामला उठाना, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर बहस हो और रिपोर्ट संसद में पेश की जाए। चौथा, RTI के जरिए वोटर डाटा, सीसीटीवी फुटेज और संशोधित लिस्ट की कॉपी मांगना। पांचवा, मुख्य चुनाव आयुक्त को औपचारिक ज्ञापन देकर सभी आरोपों और मांगों को सार्वजनिक करना। और सबसे आखिरी, अंतरराष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थाओं को रिपोर्ट भेजना। हालांकि इसमें राजनीतिक जोखिम है, लेकिन वैश्विक दबाव बनाने का यह एक तरीका हो सकता है। राजनीतिक असर और कानूनी असर में फर्क है। राजनीतिक तौर पर ऐसे आरोप समर्थकों में जोश और विपक्षी मतदाताओं में गुस्सा भर सकते हैं, लेकिन कानूनी असर तभी होगा जब अदालत, चुनाव आयोग और संसद में दस्तावेज और सबूत आधारित लड़ाई लड़ी जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष का पद सिर्फ भाषण देने का नहीं बल्कि संवैधानिक लड़ाई लड़ने का है। अगर राहुल के पास ठोस सबूत है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर कोर्ट, ईसी और संसद में उतरना होगा, क्योंकि राजनीतिक बयान माहौल गरमा सकता है, लेकिन कानूनी जीत लोकतंत्र की दिशा बदल सकती है।